ये है संस्कृत या लौकिक संस्कृत। वैदिक और लौकिक संस्कृत ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में तीन भाषाएं हमें देखने को मिलती है। पहली जो है वो है पाली, दूसरी भाषा प्राकृत और तीसरी भाषा है अपभ्रंश। इनका काल भी मुख्य रूप से 500 सालों का माना गया। ये 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक प्राकृत, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। पाली भाषा मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित रही और ऐसा माना जाता है कि इस भाषा ने भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित रखा, संरक्षित किया, उनकी पालना की। एक कथन है पालेति रक्षति इति पाली, यानी जिसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने में सुरक्षित रखा वह भाषा पाली कहलाए। पाली को पर्याय से भी जोड़ा जाता है और इस बारे में भिक्षु कश्यप का मत उल्लेखनीय है। पर्याय का अर्थ भी यहां लगभग रक्षा करना जैसा ही है। तो जिस भाषा में बौद्ध धर्म के उपदेश सुरक्षित रहे वो भाषा पाली कहलाई। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है हमें अशोक के अभिलेखों। अशोक ने अपने धम्म से संबंधित जो भी अभिलेख, जो भी शिलालेख, जो भी ताम्रपत्र लेख अंकित करवाए हैं वे सब पाली भाषा में। उनकी लिपि ब्राह्मी लिपि। तो पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा रही और इसके साथ ही सामान्य जन भी इसका उपयोग करने लगे। इसके बाद में प्राकृत का विकास हुआ। प्राकृत के बारे में दो मत हैं। एक मत तो है कि संस्कृत से प्राकृत का विकास हुआ। दूसरा मत नबी साधु के अनुसार प्राकृत यानी पहले से बनी हुई। वो ये मानते हैं कि प्राकृत भाषा संस्कृत से पहले ही प्रचलित थी, लेकिन शुरुआत में संस्कृत को उच्च वर्ग का संरक्षण मिला और उसमें साहित्य की रचना हुई, लेकिन समानांतर रूप से जन सामान्य प्राकृत का व्यवहार करता रहा। तो दोनों मतों को देखने के बाद में हमें यही प्रतीत होता है कि संस्कृत के बाद में प्राकृत का विकास हुआ। प्राकृत भाषा मुख्य रूप से जैन धर्म की भाषा है। आचार्य हेमचंद्र इसके बहुत बड़े विद्वान माने गए और जैन धर्म के जितने भी धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो अधिकतर प्राकृत में ही लिखे गए। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश लगभग 1000 साल तक चलती रही। अपभ्रंश जन भाषा थी और अपभ्रंश के अलग अलग क्षेत्रीय प्रकारों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। तो हम हिंदी की पृष्ठभूमि के बारे में अगर अध्ययन करें तो वहां हमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं देखने को मिली। इन सब के बाद में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जिनका विकास लगभग 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। आधुनिक भारतीय
आर्य भाषा। इनका विकास अपभ्रंश के अलग अलग प्रकारों से हुआ। तो हम थोड़ी सी चर्चा अपभ्रंश के उन प्रकारों के बारे में करें। अपभ्रंश के प्रकार। शौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा मागधी अपभ्रंश, तीसरा अर्धमागधी अपभ्रंश, चौथा खस अपभ्रंश, पांचवा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, छठा व्राचट अपभ्रंश, सातवां पैशाची अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषाओं की बात करें तो हिंदी की मुख्य बोलियां शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। शौरसेनी अपभ्रंश में मुख्य रूप से जो उपभाषाएं निकली वो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी। खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी। राचड़ से सिंधी और पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी। अपभ्रंश के 7 रूपों से इन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। अब एक प्रश्न आता है कि इनमें से कुछ को हम हिंदी में शामिल कर लेते हैं और कुछ को स्वतंत्र रूप से हम भाषा के रूप में मानते हैं। तो बात अगर हिंदी की करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार और भाषाविदों के मतों के अनुसार हम हिंदी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी इनको शामिल कर। तो ये 5 उपभाषाएं या विभाषाएं हो गई हिंदी की। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी। इनसे लगभग 17 या 18 बोलियों का विकास हुआ। उन बोलियों में पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उनमें ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली मुख्य है। राजस्थानी की 4 बोलियां मुख्य हैं, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी जो कि जयपुर के आसपास बोली जाती है, मालवी, इसका प्रचलन राजस्थान के बाहर मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी है, और मेवात। ये मुख्य रूप से अलवर और सीमावर्ती क्षेत्र जिसे एनसीआर कहा जाता है वहां बोली जाती है। बिहारी की 3 बोलियां मैथिली, मगही
और भोजपुरी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पहाड़ी की मुख्य रूप से 3 शैलियां पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो वर्तमान में नेपाल में स्थित है, जहां नेपाली बोली जाती है। इसे एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो हम जब हिंदी की उपभाषाओं की बात करेंगे, हिंदी की बोलियों की बात करेंगे, तो नेपाली को छोड़कर मध्य और पश्चिमी पहाड़ी के बारे में बात करेंगे। मध्य पहाड़ी मुख्य रूप से उत्तराखंड के क्षेत्रों में बोली जाती है। इनमें नैनीताली और पूर्वांचली, जिसे कुमायूनी कहते हैं, ये बोलियां मुख्य हैं। पश्चिमी पहाड़ी मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश जिसमें कांगड़ा है, मंडी है, इन सब की जो बोलियां हैं वो पश्चिमी पहाड़ी की बोलियों में शामिल की जाती हैं। तो हिंदी में कुल मिलाकर 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां शामिल हैं। उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी। इन 5 उपभाषाओं की 17 बोलियां। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी। राजस्थानी की 4 बोलियां मुख्य मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी और मेवाड़ी। पूर्वी हिंदी, इसकी 3 बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी की 3 बोलियां मैथिली, मगही, भोजपुरी। और पहाड़ी की 2 बोलियां मध्य पहाड़ी, जो कि उत्तराखंड में बोली जाती है, और पश्चिमी पहाड़ी, जो कि हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। तो जब हिंदी के स्वरूप निर्धारण के बारे में हमसे पूछा जाता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अपने विस्तृत रूप में हिंदी की कुल 5 विभाषाएं या उपभाषाएं हैं। विभाषा को उपभाषा भी कहा जाता है। और इन 5 विभाषाओं से कुल 17 बोलियां निकली। इन 17 बोलियों के समाहार से हिंदी का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। यह हिंदी का सबसे विस्तृत अर्थ है। हिंदी स्वरूप निर्धारण की बात करें तो हिंदी के 3 रूप हमें मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। सबसे विस्तृत रूप, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार निर्धारित किया गया, उसमें हिंदी की 5 विभाषाएं और 17 बोलियां। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन सहित अन्य भाषाविद जो हैं वो ये कहते हैं कि इन सब को हम हिंदी में शामिल नहीं कर सकते। इसलिए हिंदी में सिर्फ 2 विभाषाएं शामिल की जाए, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। इन 2 विभाषाओं की 8 बोलियों को ही हिंदी में शामिल किया गया। और हिंदी का जो तीसरा रूप है, जिसे हम हिंदी का परिनिष्ठित या मानक रूप कहते हैं, उसमें सिर्फ खड़ी बोली को शामिल किया गया। खड़ी बोली मूलतः एक बोली है जो दिल्ली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, इस एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन बाद में यही बोली महत्व पाने लगी, क्योंकि इससे राजनीतिक आश्रय मिला। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी और लगभग पूरे उत्तर भारत के लोग इसको समझ सकते थे। हम संत काव्यों को देखें तो कबीर आदि की रचनाओं में भी हमें खड़ी बोली का पुट मिलता है। तो धीरे धीरे खड़ी बोली का क्षेत्र विस्तार होने लगा
उसके बाद में जरूरत महसूस की गई कि खड़ी बोली का एक व्याकरण बने। खड़ी बोली का पहला व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने बनाया, लेकिन खड़ी बोली की शुरुआत इससे कई सौ साल पहले हो चुकी थी। 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। उसके बाद में 19वीं शताब्दी के आरंभ में लाला श्रीनिवास दास, मुंशी सदाशुकलाल, इंशाअल्लाह खां, इन सब लेखकों ने खड़ी बोली हिंदी को अपनी रचना का माध्यम बनाया। पर खड़ी बोली का विकास होने लगा, बाद में एक व्याकरण सम्मत रूप इसे मिला, और वर्तमान में हम जिसे मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकृत है, वो खड़ी बोली का व्याकरण सम्मत और मानक रूप है। तो इस तरह हिंदी के स्वरूप की बात करें तो 3 रूप हमें दिखाई देते हैं। पहला सबसे विस्तृत रूप, जिसमें 5 विभाषाएं और 17 बोलियां हैं। दूसरा भाषाविदों के अनुसार जो रूप है, जिसमें 2 विभाषाएं और 8 बोलियां हैं। तीसरा जो हिंदी का मानक रूप है, उसमें सिर्फ खड़ी बोली के व्याकरण सम्मत रूप को भी शामिल किया है। यही भाषा आज हमारी शिक्षा का माध्यम है, आज हमारी संचार और दूरसंचार के माध्यमों में प्रयुक्त होती है। हमारे सिनेमा जगत में इसी भाषा का उपयोग किया जाता है, और हम जितना भी साहित्य पढ़ते हैं, जिसे हम हिंदी का साहित्य कहते हैं, वो सब साहित्य भी इसी मानक खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है। तो ये है हिंदी भाषा की पृष्ठभूमि, इसका उद्भव, इसका विकास। कल हम हिंदी भाषा के साहित्यिक इतिहास के बारे में बात करेंगे।